Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BPCS 184 के बारे में, जो है स्कूल मनोविज्ञान यानी कि स्कूल साइकोलॉजी के बारे में। इसमें कुछ प्रश्न हम लोग आज लेकर आए हैं जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लोग इन सारे प्रश्नों को देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए और हो सके तो अपने ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका संपर्क यूं ही बना रहे। तो आज हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ने वाले हैं। विद्यालय मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। विद्यालय मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम इसके उत्तर में देखेंगे, विद्यालय मनोविज्ञान है क्या। विद्यालय मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यवहारिक एवं शैक्षणिक विकास का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना तथा उनकी व्यक्तिगत और शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना है। विद्यालय मनोविज्ञान शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। फिर है विद्यालय मनोविज्ञान की प्रमुख भूमिकाएं और कार्य। विद्यालय में मनोवैज्ञानिक की प्रमुख भूमिका और कार्य के बारे में जानना है। विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन विद्यार्थियों की बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिक्षमता, व्यवहार तथा सीखने से संबंधित समस्याओं का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। परामर्श विद्यार्थियों की शैक्षिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक परामर्श प्रदान करता है। सीखने में सहायता विद्यालय मनोविज्ञान विद्यार्थियों को सीखने में कैसे सहायता प्रदान करती है उसके बारे में देखना है। सीखने में कठिनाई, विशिष्ट अधिगम अक्षमता तथा अन्य शैक्षणिक समस्याओं वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शैक्षणिक योजनाएं तैयार करता है। फिर व्यवहार प्रबंधन, व्यवहार कैसा होना चाहिए। आक्रामकता, अनुशीलनहीनता, चिंता, अवसाद, सामाजिक पृथक्करण आदि व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान हेतु हस्तक्षेप करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में देखेंगे, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच एवं भावनात्मक संतुलन विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। अब विद्यालय मनोविज्ञान में शिक्षकों का योगदान क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने, प्रभावी शैक्षणिक विधियां अपनाने तथा कक्षा प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। अभिभावकों का मार्गदर्शन, अब अभिभावक कैसे विद्यालय में बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों के विकास, व्यवहार एवं अध्ययन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उचित सलाह देता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता, जैसे दिव्यांग, प्रतिभाशाली तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उनकी उपयुक्त शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराता है। फिर संकट प्रबंधन, संकट में कैसे प्रबंध करना चाहिए। विद्यालय में दुर्घटना, हिंसा, मानसिक तनाव या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना चाहिए।
फिर समावेशी शिक्षा को महत्व, सभी विद्यालयों के लिए समान एवं सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण विकसित करने में योगदान देता है। अब विद्यालय मनोविज्ञान के क्या महत्व है? विद्यालय मनोविज्ञान के क्या महत्व है? विद्यालय मनोविज्ञान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। विद्यालय मनोविज्ञान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है, सीखने की समस्याओं का समय पर समाधान करता है, विद्यालय में सकारात्मक एवं सुरक्षा वातावरण का निर्माण करता है, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है। अब विद्यालय मनोविज्ञान के निष्कर्ष में क्या निकलता है? विद्यालय मनोविज्ञान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालय मनोविज्ञान विद्यार्थियों की शैक्षणिक, मानसिक और सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को समझकर उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास, शैक्षणिक उपलब्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किन्हीं 3 उपागमों की व्याख्या कीजिए। संज्ञानात्मक विकास क्या है और इनके किन्हीं 3 उपागम की व्याख्या कीजिए। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति की सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने एवं समस्या समाधान करने की क्षमता के विकास से है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि व्यक्ति की सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने, समस्या समाधान करने की क्षमता के विकास से है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कई उपागम दिए हैं। सबसे पहले पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी सोच एवं समझ का विकास विभिन्न चरणों में करते हैं। उनके अनुसार जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी सोच और समझ का विकास विभिन्न चरणों में करते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। पहला चरण में है संवेदी गति का अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। फिर होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष के बाद आता है। इस सिद्धांत में बच्चों की सक्रिय सीखने वाला माना गया है। इस सिद्धांत में बच्चों को सक्रिय सीखने वाला माना गया है। फिर है वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। वाइगोस्की ने भी बच्चों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम की समझ को विकसित किया है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। भाषा एवं सामाजिक संपर्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोस्की ने निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा दी है क्योंकि बच्चे आसपास को देखकर ही सीखते हैं। फिर तीसरा में है सूचना प्रसंस्करण उपागम। इसमें उपागम में बताता है कि बच्चे सूचना को कैसे ग्रहण करते हैं, संग्रहित और उपयोग करते हैं। ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान को संज्ञानात्मक विकास का आधार माना है। महत्व, अब इसके क्या महत्व है? बच्चों की सीखने की क्षमता को समझने में सहायता मिलती है। प्रभावी शिक्षण विधि विकसित की जाती है। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में मदद मिलती है। अब संज्ञानात्मक विकास के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न उपागम बच्चों की सोच एवं सीखने की प्रक्रिया को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पियाजे, वाइगोस्की और सूचना प्रसंस्करण उपागम शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। थर्ड नंबर देखेंगे, जीवन काल विकास को स्पष्ट कीजिए।
इसके सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। जीवन काल के विकास को स्पष्ट करना है और इसके सिद्धांत के बारे में भी बताना है। जीवन काल विकास से तात्पर्य जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से है। यह केवल बचपन तक सीमित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन में चलता रहता है। हर समय व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते रहते हैं। जीवन काल विकास की प्रमुख विशेषताएं बताना है। जीवन काल में व्यक्ति के विकास की प्रमुख विशेषता क्या है? विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि और परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। विकास में जो है वृद्धि भी होता है और परिवर्तन भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग गति से होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होते हैं। विकास पर जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। जीवन काल के विकास के सिद्धांत। अब जीवन काल के विकास के क्या सिद्धांत है, इसके बारे में बताना है। विकास निरंतरता का सिद्धांत। विकास धीरे धीरे और लगातार होता रहता है। बहुआयामी सिद्धांत। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक सभी पहलुएं शामिल होते हैं। बहुदिशात्मक सिद्धांत। जीवन में कुछ क्षमताएं बढ़ती है और कुछ कम हो सकती हैं। प्लास्टिसिटी का सिद्धांत। व्यक्ति अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में परिवर्तन कर सकता है। अब इसके महत्व क्या हैं? व्यक्ति के व्यवहार को समझने में सहायता करती है। विकास जो है व्यक्ति के व्यवहार को समझने में सहायता करती है। शिक्षा एवं परामर्श में उपयोग आता है। विकास संबंधी समस्याओं की पहचान में मदद मिलती है। निष्कर्ष। जीवन काल विकास से क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। जीवन काल विकास एक निरंतर एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके अध्ययन से व्यक्ति के विभिन्न जीवन चरणों को समझने और उचित सहायता प्रदान करने में सहायता मिलती है। 4th क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्ति एवं किशोर में अवसाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्यक्ति और किशोरों में अवसाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदासी, निराश और रुचि की कमी महसूस करता रहता है। बच्चों एवं किशोरों में यह समस्या उनके व्यवहार, पढ़ाई, सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। अवसाद और से के प्रमुख लक्षण क्या हैं? लगातार उदासी या चिड़चिड़ापन बना रहना, पढ़ाई एवं गतिविधियों में रुचि कम होना, आत्मविश्वास में कमी होना, सामाजिक दूरी बनना, समाज से दूरी बनाए रहना, ध्यान लगाने में कठिनाई होना, नींद एवं भूख में बदलाव। अब अवसाद के क्या क्या कारण हैं? पारिवारिक तनाव, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक समस्या, नकारात्मक अनुभव, जीवक और मनोवैज्ञानिक कारण। अब अवसाद में कुछ हस्तक्षेप भी हैं। उनके हस्तक्षेप क्या क्या हैं? परामर्श, जो लोग परामर्श देते रहते हैं। पारिवारिक एवं विद्यालय का सहयोग, सकारात्मक वातावरण का निर्माण, आवश्यकता अनुसार विशेष सहायता। अवसाद, बच्चों और किशोरों के बीच अवसाद होता है, उनके क्या निष्कर्ष निकलते हैं? निष्कर्ष यही निकलता है कि बच्चों एवं किशोरों में अवसाद को समय पर पहचानना आवश्यक है। उचित सहयोग, परामर्श और सकारात्मक वातावरण से इस समस्या को कम किया जा सकता है। अगर नहीं कम किया गया तो वो जीवन भर उदासी में बिताते रहेंगे और एक दिन घुट-घुट कर अपना जीवन त्याग देंगे। सामाजिक पृथक्करण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामाजिक पृथक्करण क्या है? सामाजिक पृथक्करण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा या किशोर अन्य लोगों से दूरी बनाने लगता है और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से बचता है। यह व्यवहार कभी-कभी सामान्य विकास का हिस्सा हो सकती है, लेकिन
लंबे समय तक रहने पर यह भावनात्मक सामाजिक समस्याओं का संकेत हो सकती है। इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं? दूसरों से बातचीत करने में रुचि कम होना। सामाजिक पृथक्करण के प्रमुख लक्षण में आता है दूसरों से बातचीत करने में रुचि कम होना, अकेले रहना पसंद करना, मित्र बनाने में कठिनाई होना, विद्यालय की गतिविधियों से दूरी बनाना, आत्मविश्वास की कमी होना, सामाजिक परिस्थितियों से सहज महसूस करना। कारण, अब इनके कारण क्या है? चिंता एवं भय, आत्मसम्मान में कमी, पारिवारिक समस्याएं, साथियों द्वारा अस्वीकार किया जाना और नकारात्मक सामाजिक अभाव। हस्तक्षेप, सामाजिक पृथक्करण के कुछ हस्तक्षेप भी हैं। परामर्श एवं मनोवैज्ञानिक सहायता, जब किसी को सामाजिक पृथक्करण होने लगे तो उसे परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता देनी चाहिए। सामाजिक कौशल का परीक्षण देना चाहिए। परिवार एवं विद्यालय का सहयोग, बच्चों को सकारात्मक वातावरण भी प्रदान करना चाहिए। अब सामाजिक पृथक्करण के निष्कर्ष क्या निकले? सामाजिक पृथक्करण बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। समय पर पहचान और उचित सहायता द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास एवं सामाजिक समाधानों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता की व्याख्या कीजिए। विशिष्ट अधिगम अक्षमता की व्याख्या कीजिए। इसके प्रारंभिक आकलन एवं हस्तक्षेप की चर्चा कीजिए। विशिष्ट अधिगम अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता है क्या? विशिष्ट अधिगम अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सामान्य बुद्धि होने के बावजूद बच्चे को पढ़ने, लिखने, गणना करने जैसी शैक्षणिक कार्यों में कठिनाई होती है। यह समस्या बच्चों की सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब विशिष्ट अधिगम अक्षमता के प्रकार। विशिष्ट अधिगम अक्षमता के क्या प्रकार हैं? डिलेक्सिया, डिलेक्सिया में होता है पढ़ने में कठिनाई। कोई भी शब्द लिखा रहता है उसे पढ़ने में दिक्कत होना, उसे डिलेक्सिया कहा जाता है। डिस्ग्राफिया, लिखने में कठिनाई। कोई भी शब्द को हमें लिखना है पी तो हम लिख देंगे उसको बी, तो वो हो गया डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, इसमें होता है गणित कार्यों में कठिनाई। जब हम गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं उसमें कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। प्रारंभिक आकलन, प्रारंभिक आकलन में हो जाएगा बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, बुद्धि व उपलब्धि परीक्षण, शिक्षक और अभिभावक से जानकारी लेना, व्यवहार एवं सीखने की शैली का अध्ययन करना। हस्तक्षेप, इनमें क्या हस्तक्षेप है? विशेष शिक्षण पद्धति, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, नियमित अभ्यास एवं सहयोग, परामर्श एवं अभिभावक के सहयोग से ये सब दूर हो जाता है। महत्व, अब इनके क्या महत्व है? बच्चों में सीखने की क्षमता में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, शैक्षणिक सफलता में सहायता मिलती है। निष्कर्ष, विशिष्ट अधिगम अक्षमता से क्या निष्कर्ष निकलता है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता की समय पर पहचान और उचित हस्तक्षेप से बच्चे अपनी अक्षमताओं को दूर कर बेहतर विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बच्चों एवं किशोर की व्यवहार संबंधी समस्याओं की शक्तियों आधारित परामर्श की चर्चा कीजिए। शक्तियों आधारित परामर्श एक ऐसी परामर्श प्रक्रिया जिसमें बच्चे की कमियों की बजाय उसकी क्षमताओं, रुचि और सकारात्मक गुणों पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करना है। मुख्य विशेषता है इसमें बच्चे की क्षमताओं की पहचान करना, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, आत्मसम्मान बढ़ाना, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, बच्चे को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। व्यवहार संबंधी समस्या के उपयोग, इनके उपयोग क्या है इसको देखना है। आक्रामक व्यवहार कम करने में सहायता करता है,
चिंता और तनाव को नियंत्रण करने में यह मदद करता है। सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायता करता है। विद्यालय में अनुकूलन बेहतर बनाने में सहायता करता है। परामर्शदाता की भूमिका इसमें क्या रहती है? बच्चे की बात ध्यान से सुने, सकारात्मक वातावरण बनाएं, परिवार और शिक्षक के साथ सहयोग करें। निष्कर्ष: शक्ति आधारित परामर्श बच्चों एवं किशोरों के सकारात्मक क्षमताओं को विकसित करता है और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवाओं का वर्णन कीजिए। भारत में जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उसकी सेवाओं के बारे में हम लोग को बताना है। चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं बच्चों की सुरक्षा, सहायता और संरक्षण के लिए बनाई गई सेवाएं हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य संकट में पड़े बच्चों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। चाइल्ड हेल्पलाइन का मुख्य कार्य क्या है? ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता प्रदान करना, शोषण, हिंसा और उपेक्षा से बच्चों की सुरक्षा करना, आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराना, बच्चों को पुनर्वास एवं परामर्श सेवाएं देना, बाल अधिकारों का प्रति जागरूकता बढ़ाना। और चाइल्ड हेल्पलाइन के महत्व क्या है? बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है, संकट स्थिति में तुरंत सहायता मिलती है, बच्चे के मानसिक एवं सामाजिक विकास में सहायता मिलती है, बाल संरक्षण व्यवस्था मजबूत होती है। अब निष्कर्ष, चाइल्ड हेल्पलाइन के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित एवं बेहतर भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल अवस्था की समस्याओं में हस्तक्षेप के रूप में खेल चिकित्सा की चर्चा कीजिए। खेल चिकित्सा बच्चों की भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं को समझाने एवं सुधारने की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इसमें खेल के माध्यम से बच्चा अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। बच्चे खेल में ही सब सीखते हैं। खेल चिकित्सा की विशेषता है कि बच्चे के लिए सहज एवं प्राकृतिक तरीका होता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है, तनाव और चिंता कम हो जाती है, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल बढ़ता है। अब खेल चिकित्सा के उपयोग क्या क्या हैं? चिंता और भय, व्यवहार संबंधी समस्याएं, पारिवारिक तनाव, भावनात्मक कठिनाई, सामाजिक समायोजन की समस्या। खेल चिकित्सा के क्या महत्व है? खेल चिकित्सा क्यों महत्व रखता है? बच्चों की समस्याओं को समझने में यह सहायता करता है, सकारात्मक व्यवहार विकसित करता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है इससे। खेल चिकित्सा के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? खेल चिकित्सा बच्चों के लिए एक प्रभावी हस्तक्षेप है। यह बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने और समस्याओं से निपटने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका और कार्यों का वर्णन करना है। विद्यालय मनोविज्ञान वह विशेषज्ञ होता है जो विद्यालय में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता, व्यवहार एवं भावनात्मक विकास से संबंधित समस्याओं को समझाने और उनका समाधान करने में सहायता करता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को महत्व देना होता है और उनका विकास करना होता है। विद्यालय मनोविज्ञान की प्रमुख भूमिकाएं एवं कार्य। मनोवैज्ञानिक का मूल्यांकन, विद्यार्थियों की बुद्धि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, रुचि एवं सीखने संबंधी कठिनाइयों का मूल्यांकन इससे किया जाता है। परामर्श प्रदान करना,
विद्यार्थियों को शैक्षणिक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं भावनात्मक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता देती है। फिर सीखने की समस्याओं में सहायता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ADHD एवं अन्य सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए उचित योजना बनाता है। व्यवहार प्रबंधन, बच्चों की आक्रामकता, चिंता, अनुशासन संबंधी समस्याओं की पहचान कर सुधार हेतु कार्य करता है। शिक्षकों को सहयोग, शिक्षकों को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने और बेहतर शिक्षण रणनीति अपनाने में सहायता करता है। अभिभावकों का मार्गदर्शन क्या होना चाहिए? बच्चों के विकास एवं व्यवहार से जुड़ी समस्याओं पर माता-पिता को उचित सलाह देते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय वातावरण में बेहतर अवसर दिलाने में मदद करता है। महत्व, इनके महत्व क्या हैं? विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, सीखने की क्षमता में सुधार करना, विद्यालय में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। निष्कर्ष, विद्यालय मनोविज्ञान के क्या निष्कर्ष निकले? विद्यालय मनोविज्ञान शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। वह विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करके बच्चों के शैक्षिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन काल विकास को परिभाषित कीजिए तथा इसके सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। जीवन काल विकास क्या है, इसके विकास को परिभाषित करना है और उसके सिद्धांत की चर्चा करना है। जीवन काल विकास से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक होने वाली शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन से है, क्योंकि यह जीवन काल चलते रहता है। यह विकास जीवन के सभी चरणों में चलता रहता है। जीवन काल विकास की विशेषताएं, जीवन काल विकास की विशेषता यह है कि वह जीवन भर चलते रहता है। जब तक इंसान जन्म से मृत्यु के बीच में जितना समय रहता है, जब तक उनका विकास होते रहता है। जीवन काल विकास की विशेषता है कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बुद्धि एवं परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। विकास पर जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। जीवन काल विकास के सिद्धांत हैं। निरंतरता का सिद्धांत, विकास धीरे धीरे और लगातार होता है। बहुआयामी सिद्धांत, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलू शामिल होते हैं। बुद्धि दिशक सिद्धांत, जीवन में कुछ क्षमताएं बढ़ती है और कुछ कम हो सकती है। प्लास्टिसिटी का सिद्धांत, व्यक्ति अनुभवों के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करता है। निष्कर्ष, जीवन काल विकास के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? जीवन काल विकास व्यक्ति के पूरे जीवन में परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसके अध्ययन से मानव व्यवहार और विकास को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के दो उपागम की चर्चा कीजिए। संज्ञानात्मक विकास क्या है, इसके दो उपागम की चर्चा करना है। संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति को सीखने, समझने और स्मृति और समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास उपागम, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं, एक्टिव होकर सीखते हैं, करके सीखते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। बच्चे अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक वातावरण और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा दी है, क्योंकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। शिक्षक और माता पिता बच्चों के विकास में सहायता करते हैं। महत्व, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझने में यह सहायता करती है। प्रभावी शिक्षण विधियां विकसित की जा सकती है। निष्कर्ष, पियाजे और वाइगोस्की के उपागम
बच्चों के मानसिक विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिक्षा के क्षेत्र में इनका विशेष महत्व है। भारत में दिव्यांग बच्चे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, उनके देखभाल के लिए सरकार क्या करती है, कैसे करती है, उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारत में दिव्यांग बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी कठिनाइयों के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के विकास के लिए विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाता है। प्रमुख समस्याएं क्या है? दिव्यांग बच्चों के लिए प्रमुख समस्याएं क्या है? शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई होती है, सामाजिक भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की समस्याएं आ जाती है, संसाधनों की कमी हो जाती है। सहायता या हस्तक्षेप, समावेशी शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण एवं परामर्श, सहायता उपागम की व्यवस्था, परिवार एवं विद्यालय का सहयोग। महत्व क्या है? इससे बच्चे में आत्मनिर्भरता बढ़ती है, इससे दिव्यांग बच्चे समान अवसर प्राप्त कर पाते हैं। निष्कर्ष क्या है? दिव्यांग बच्चों को उचित शिक्षा, सहयोग, अवसर देकर उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट अधिगम अक्षमता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विशिष्ट अधिगम अक्षमता क्या है, उन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विशिष्ट अधिगम अक्षमता ऐसी समस्या है जिसमें सामान्य बुद्धि होने के बावजूद बच्चे को पढ़ने, लिखने या गणना करने में कठिनाई होती है। यह बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। इनमें प्रमुख प्रकार हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में कठिनाई। जो पी को हम लोग बी पढ़ते हैं उसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे हम लोग कर लेते हैं प को फ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। डिसग्राफिया मतलब लिखने में कठिनाई। डिसकैलकुलेटिया गणित सीखने में कठिनाई। लक्षण क्या है इसके? पढ़ने लिखने में धीमापन, शब्दों को समझने में परेशानी, गणना में कठिनाई। हस्तक्षेप, इसके क्या हस्तक्षेप हैं? मतलब इसे कैसे सुधार किया जाता है? विशेष शिक्षण तकनीकी देकर, नियमित अभ्यास करा के इसको हम सुधार सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण योजना से सुधार सकते हैं। शिक्षक एवं अभिभावक के सहयोग से भी सुधार सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? विशिष्ट अधिगम अक्षमता की समय पर पहचान और उचित सहायता से अपने बच्चों की क्षमताओं को बेहतर विकास कर सकते हैं और इन समस्याओं से उन्हें दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बौद्धिक दिव्यांगता के स्तर एवं आकलन की व्याख्या कीजिए। अब बुद्धि क्या है इसके बारे में बताना है। सभी के पास अपनी अपनी बुद्धि होती है, बट बुद्धि को एग्जैक्ट में क्या परिभाषित किया गया है ये बताना है। बुद्धि व्यक्ति की वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा वह सीखता है, तर्क करता है, समस्या का समाधान करता है, निर्णय लेता है और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करता है। बुद्धि व्यक्ति के व्यवहार और कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अब बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं? सीखने और समझने की क्षमता होती है, तर्क और समस्या समाधान करने में क्षमता होती है, नई परिस्थितियों और समायोजन में योगदान देती है, निर्णय लेने में क्षमता होती है। बौद्धिक दिव्यांगता क्या है? बौद्धिक दिव्यांगता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और दैनिक जीवन के अनुकूल व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी होती है। यह समस्या सामान्यतः विकास काल में दिखाई देती है। बौद्धिक दिव्यांगता के स्तर। बौद्धिक दिव्यांगता की क्या स्तर है? हल्की बौद्धिक दिव्यांगता में सीखने में कुछ कठिनाई होती है। हल्की, जब उसके पास हल्का बौद्धिक दिव्यांगता है मतलब हल्का बुद्धि नहीं है तो सीखने में हल्की कठिनाई होगी। सामान्य जीवन कौशल विकसित किए जा सकते हैं। मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता, थोड़ा और ज़्यादा बुद्धि खराब है तो सीखने और दैनिक कार्यों में अधिक सहायता की आवश्यकता होगी।
गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता, अगर एकदम गंभीर रूप से वो बुद्धि खराब है तो निरंतर सहायता और देखभाल की आवश्यकता होगी। और एकदम बहुत ही ज़्यादा खराब है तो दैनिक जीवन के अधिकांश कार्यों के लिए अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। आकलन, इसका आकलन हम लोग कैसे कर सकते हैं? बुद्धि परीक्षण IQ टेस्ट के द्वारा अनुकूल व्यवहार का मूल्यांकन करके कि बच्चे व्यवहार कैसे कर रहे हैं, विकासात्मक इतिहास का अध्ययन करके, परिवार और शिक्षक से जानकारी प्राप्त करके, मनोविज्ञान का मूल्यांकन करके हम इसके बारे में जान सकते हैं। महत्व क्या है? इससे बच्चों की आवश्यकताओं को समझने में सहायता मिलती है, उचित शिक्षा और शिक्षण योग्यता बनाई जा सकती है, बच्चों के विकास के लिए सही सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि बुद्धि जो है व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। बुद्धि दिव्यांगता वाले बच्चों की समय पर पहचान और उचित आकलन द्वारा उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आगे आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, पार्ट 2 हम लोग बनाकर दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.